Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. If you are new on the channel and did not yet have subscribed to this channel, please subscribe the channel for more videos and updates. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. Our today's topic is Michelson-Morley experiment. आज हम Michelson-Morley experiment को डिस्कस करेंगे. First of all, we'll start with the concept of ether. What was the concept of ether? Using his theory of electromagnetism, Maxwell firmly established that light is an electromagnetic wave and travels at a velocity of 3 into 10 raised to the 8 meter per second. अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए मैक्सवेल ने ये एस्टैब्लिश किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और 3 into 10 raised to the 8 मीटर पर सेकेंड इतने वेलोसिटी से वो ट्रेवल करती है. सिंस मैकेनिकल वेव्स जैसे कि साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, ट्रेवल इन अ मीडियम, सिंस मैकेनिकल वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, इट वाज एज्यूम्ड that light also travel in a transport medium called ether, which was assumed to permeate of all of space. Since mechanical waves travel in a medium, चूंकि mechanical waves medium में travel करती हैं, it was assumed, ये assume किया गया that light also travel in a transport medium, light भी किसी transport medium में travel करती है called ether, जिसे ether कहते हैं, which was assumed to permeate all of space. assume ये किया गया कि वो सारे स्पेस को उसने घेरे हुआ है, सारी स्पेस को उसने फिल किया हुआ है. in fact it was believed, ये माना गया, इस बात को तस्लीम किया गया that this ether represented an absolute reference frame, कि ether जो है वो absolute reference frame को रिप्रेजेंट करती है. तो ये एक था कंसेप्ट था ether का कि लाइट जो है वो एक absolute ट्रांसपोर्ट मीडियम में ट्रेवल करती है जिसको ईथर का नाम दिया. और बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि जो ईथर है वो एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है. नाउ वी सी बेसिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. अर्ली साइंटिस्ट बिलीव दैट, जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो यकीन करते थे दैट द ईथर वाज फिक्स रिलेटिव टू द अर्थ, कि ईथर जो है वो रिलेटिव है अर्थ के लिहाज से, अर्थ के रिलेटिव वो फिक्स है, ईथर मूव नहीं करती. इफ दिस वाज ट्रू, अगर ये ट्रू था, देन द स्पीड ऑफ द अर्थ इन ऑर्बिट विच इज 3000 किलोमीटर पर सेकेंड अराउंड द सन, 3000 मीटर पर सेकेंड अराउंड द सन could produce a change in the speed of light in the ether. अगर ये बात ट्रू है तो जो स्पीड है अर्थ की ऑर्बिट के अंदर तकरीबन 3000 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड सूर्य के गिर्द, इसको स्पीड ऑफ ईथर में स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंज को प्रोड्यूस करना चाहिए. अब हम चलते हैं माइकलसन के एक्सपेरिमेंट का एम क्या था. व्हाट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? This experiment was basically conducted to test whether or not the ether was in fact an absolute reference frame. तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था ये टेस्ट करने के लिए कि आया कि जो ईथर है वो इन फैक्ट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम है या नहीं है. इस बात को मालूम करने के लिए कि ईथर इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया. It attempted, इसने कोशिश की to determine the velocity of the earth relative to that of the hypothetical ether. इस एक्सपेरिमेंट में कोशिश की गई अर्थ की वेलोसिटी को डिटरमिन करने की relative to that of the hypothetical ether. जो hypothetical ether था उसके लिहाज से अर्थ की वेलोसिटी को डिटरमिन करने की ट्राई की गई, कोशिश की गई. It was designed, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको डिजाइन किया गया था to detect small changes in the speed of light. लाइट की स्पीड में small changes को मालूम करने के लिए this experiment were conducted. The experiment was first performed in 1881 by Albert A. Michelson. इस एक्सपेरिमेंट को 1881 में अल्बर्ट ए माइकलसन ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था. लेटर बाद में it was repeated under various conditions by Michelson and Edward W. Morley. बाद में मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत, यानी कंडीशंस को चेंज करके डिफरेंट कंडीशंस के तहत
माइकलसन और एडवर्ड डब्ल्यू मार्ले ने भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंट्राडिक्टेड द ईथर हाइपोथेसिस। तो जो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम आए थे, जो नताइज आए थे, उन्होंने ईथर के हाइपोथेसिस से कंट्राडिक्ट किया, उसका इख्तलाफ था, उसने उससे तजाद किया, यानी उसके रिजल्ट्स ईथर हाइपोथेसिस से नहीं मिलते थे। द एक्सपेरिमेंटल टूल यूज वाज द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो एक्सपेरिमेंटल टूल यूज किया गया था वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वो ऑपरेटर्स है जो कि उन्होंने यूज किया था माइकलसन ने, या माइकलसन और मार्ले ने। यहाँ पे ये देख लें, ये लाइट सोर्स है, ये M0 एक ग्लास प्लेट है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसके ऊपर जो लाइट आके स्ट्राइक करती है, ये इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो इसको ट्रांसमिट कर देती है। तो यहाँ से जो लाइट आके पड़ती है, स्ट्राइक करती है, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके M1 की तरफ चला जाता है। M1 जो है वो एक मिरर होता है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस वो M0 तक वापस आ जाती है। और ये जो डिस्टेंस है M1 से लेकर ये जो ग्लास प्लेट है, इसको हम M0 की बजाय G कह देते हैं। दिस इज ग्लास प्लेट, लिहाजा इसको हम G का नाम दे देते हैं। तो M1 से वो G तक वापस आ जाती है। तो जो हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसमिट होता है, वो जाके टकराता है M2 से, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो भी वापस आ जाता है और उसको हम कह देते हैं वेव नंबर 2 कह लें। यही आर्म 2 है और ये आर्म 1 है, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई M1 की तरफ, दिस इज आर्म 1, और जो यहाँ से ट्रांसमिट होके M2 की तरफ गई, इसको हम आर्म 2 कह देते हैं। ये ईथर विंड है जो कि अपोजिट टू द अर्थ मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v। अर्थ इज also moving with the velocity v in the opposite direction to the ether wind. If ether wind is moving towards the left side, then earth is moving towards right side with the same velocity as the ether wind. If ether wind is moving with velocity v, then earth is moving. This whole apparatus is also moving with velocity v in the opposite direction to the ether wind. According to the ether wind theory, the speed of light should be c minus v as the beam approaches mirror M2 and c plus v after reflection. अगर हम इस आर्म 2 की बात करें तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होकर M2 की तरफ जाती है, तो जब वो M2 की तरफ जा रही है तब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी c माइनस v। स्पीड लाइट है, ये बीम ऑफ लाइट है, उसकी स्पीड c है और ईथर विंड की वेलोसिटी v अपोजिट है, लिहाजा ये c माइनस v होगा। लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तब दोनों की डायरेक्शन सेम है, बीम ऑफ लाइट की डायरेक्शन भी और ईथर विंड की भी, लिहाजा दैट विल बी इक्वल टू c प्लस v। तो ये जो दोनों रेस बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं मिरर M1 से और मिरर M2 से, वो टेलीस्कोप तक पहुंचती हैं और जहाँ पे आके इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करती हैं, जिनको टेलीस्कोप के जरिए हम आँख से देख सकते हैं। द बीम हिट्स द बीम, ये जो बीम है वो बीम स्प्लिटर को हिट करती है। द बीम हिट्स द बीम स्प्लिटर विच स्प्लिट्स इट, जो कि इसको स्प्लिट कर देता है इनटू 2 परपेंडिकुलर बीम्स। तो परपेंडिकुलर बीम जो इसको डिवाइड कर देता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आर्म 2 है, ये आर्म 1 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हिट करने के बाद ये जो भी हिट करने के बाद ये जो G ग्लास प्लेट है, इसे हिट करने के बाद ये जो बीम ऑफ लाइट है ये 2 परपेंडिकुलर बीम्स में तकसीम हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। Let T2 is the time taken by light beam 2 in going from G to M2 and then back to G. Okay, if we denote T2, this is light beam which is traveling along arm 2, यहाँ से जा रही है, मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, तो वो जो टाइम ले रही है दिस टाइम इज T2। We know that S is equal to Vt। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें S is equal to Vt, then we have T is equal to S over V। Here S is the distance और ये ग्लास प्लेट, the distance between the glass plate and mirror M2 is L, so we have S is equal to L and speed is c minus v. When the beam is traveling along arm 2 going towards mirror M2, then its speed is c minus v, so we have used here c minus v plus
After reflecting from mirror M2, the beam returns back to the glass plate. On returning, time is S over V. Here distance is also equal to L, and now velocity is C plus V. Now ether vent and a beam of light are moving in the same direction, so we have speed of relative speed is C plus V. We take LCM, C minus V, C plus V, that will be the LCM, and that it will become 2C square minus V square. तो ये दोनों टर्म जो हैं we can write here C minus V into C plus V. This will be the LCM. This L we can take common. L को common ले लिया. C minus V plus C plus V minus V plus V cancelled out. We have C plus V, C 2C, L, C minus V into C plus V equals C square minus V square. We have 2CL over, we have taken C square common, then we have 1 minus V square over C square. This C is cancelled by C square. Now we have in the denominator only C. T2 is equal to 2L over C, 1 minus V square over C square, whole power negative 1. Now we expand this term by using the binomial expansion and neglect higher terms. जो higher order terms हैं उनको neglect कर देते हैं and expand this term by using binomial expansion. By using binomial expansion, 1 minus V square over C square whole power negative 1, that will be equal to 1 minus negative 1 times V square over C square. Then it will comes to be 1 plus V square over C square. Now T2 is equal to 2L over C. इस वैल्यू को पुट कर लिया 1 plus V square over C square. This is the equation number 1. Now we have T1 is the time taken by beam 1 in going from G to M2 and back to G. T1 वो टाइम है जो कि beam 1 ले रही है G से M2 तक जाने के लिए और back G तक आने के लिए. यानी कि यहाँ से देख लें, this is the beam 1. ये beam 1 जा रही है along M1 की तरफ. आफ्टर ऑन रिफ्लेक्शन कम्स टुवर्ड्स G. तो ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है. इस टाइम को हम क्या देते हैं, T1. तो फर्स्ट वी सी व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ग्लास प्लेट G. ये जो ग्लास प्लेट है, जब बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है and reach at mirror M1, we say that this whole apparatus is moving toward the right side. When this beam of light reaches the mirror M1, then this glass plate in this time interval comes at that point, and after reflection from mirror M1, the beam of light reaches towards the glass plate. In this whole time, or we can see that in this time interval, glass plate reaches at that position. तो जो ग्लास प्लेट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी जब तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर M1 से यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि दिस होल apparatus is moving with velocity v. ये सारा apparatus v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जब तक ये लाइट यहाँ से मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचती है, वापस आती है ग्लास प्लेट की तरफ, तो ग्लास प्लेट जो है वो जहाँ तक पहुँच चुकी होती है. तो हमें ये परपेंडिकुलर जो है ना वो वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, ये वाला. हमें चूँकि टाइम को फाइंड आउट करना है, ये लाइट बीम ट्रेवल कर रही है मिरर M1 की तरफ, देन इट्स स्पीड इज c, और जब मिरर M1 से वापस आ रही है ग्लास प्लेट की तरफ दोबारा, आल्सो एट दैट टाइम स्पीड इज c, द होल apparatus is moving with velocity v. We want to find this component of the velocity. Distance is L from G to M1 and M1 to G. This distance is fixed. We can change this distance. Now here this distance is fixed. Now we have T1 will be equal to, first we find that component of velocity. We know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square.
From this we have perpendicular is equal to hypotenuse square minus base square root. Here hypotenuse is C, this is hypotenuse, base is V, and we have perpendicular is equal to C square minus V square root, and the perpendicular component of velocity comes to be C square minus V square root. This is the perpendicular component of the velocity. Now we have time t1 is equal to L over C square minus V square over square root. When the beam is traveling towards mirror M1, then the time beam takes to reach mirror M1 is T is equal to S over V, where V is the velocity, T is equal to S is equal to L, and this velocity is C square minus V square. Similarly, when the beam of light after reflection from M1 comes towards glass plate, then also it will have that component of velocity which is also equal to C square minus V square root. And we have T1 is equal to L over C square minus V square root plus L over C square minus V square root. After taking LCM, we have T1 is equal to 2L over C square minus V square root. We have T1 is equal to this factor. Now we have T1 is equal to 2L. We have taken C square common here. After taking common C square will be cancelled out by the square root, and we have C times 1 minus V square over C square root, and T1 is equal to 2L over C 1 minus V square over C square power negative 1 by 2. When we make this term in denominator, then its power becomes negative. Now we expand this term by using binomial expansion and neglecting the higher order terms. Binomial expansion का इस्तेमाल करके हम इस टर्म को एक्सपैंड करते हैं और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो then this will be equal to 1 minus 1 by 2 V square over C square. Now we have T1 is equal to 2L over C negative plus 1 by 2 V square over C square. This is equation number 2. Now we calculate time difference between the two beams which they takes to reach mirror M1 and M2. Delta T is equal to T2 minus T1. This is T2, this is T1. We have taken 2L over C common, then 1 plus V square over C square negative 1. This plus will become negative due to this minus 1 by 2 V square over C square. Delta T is equal to 2L over C. This one will be cancelled by this negative 1. Now we have V square over C square minus 1 by 2 V square over C square. We take common V square over C square. Then here comes 1 negative 1 by 2. Delta T is equal to 2L over C times V square over C square into 1 minus 1 by 2. Delta T is equal to 2L over C V square C over C square into 1 over 2. 2 will be cancelled by this 2, and we have LV square over C cube, and the time interval is between the two beams is LV square over C cube. Path difference corresponding to this time difference is delta D is equal to C times delta T. C times, this is the value of delta T, and we have LV square over C square. This is the delta D, path difference corresponding to this time interval. When whole apparatus is rotated through 90 degree, अगर इस सारे apparatus को rotate किया जाता है through the 90 degree, paths of reflected and transmitted beams are interchanged. Reflected transmitted beams के जो path होते हैं वो interchange हो जाते हैं, यानी जो पहले reflected beam का path था अब वो transmitted beam का बन जाता है, जो transmitted beam का path था अब वो reflected beam का path बन जाता है. On rotating, path difference between interfering beams becomes, rotate करने के बाद जो path difference है interfering beams के दरमियान ये टोटल डबल हो जाएगा, LV square over C square, अगेन प्लस आ जाएगा LV square over C square,
2 टाइम्स ये हो जाएगा क्योंकि रोल उनके चेंज हो जाते हैं जब हम रोटेट करते हैं थ्रू अ 90 डिग्री एंगल, एंड द टोटल पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2LV² ओवर c²। बिकॉज अ चेंज इन पाथ लेंथ ऑफ वन वेव लेंथ, अगर पाथ लेंथ में वन वेव लेंथ का चेंज लेके आते हैं करस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट ऑफ वन फ्रिंज, उससे एक फ्रिंज जो है वो शिफ्ट होती है। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम पाथ लेंथ में अगर एक वेव लेंथ का चेंज लेके आते हैं तो उसमें एक जो फ्रिंज होती है वो शिफ्ट हो जाती है। तो फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू दिस पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेव लेंथ, and that shift is equal to 2LV² over lambda times c²। This is shift in the path length। माइकलसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में माइकलसन मॉर्ले ने जो वैल्यूज यूज की थी इन द एक्सपेरिमेंट बाय माइकलसन मॉर्ले, लेंथ वाज इक्वल टू 11 मीटर, v इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, c स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड, wavelength is 500 nanometer, that is equal to 500 times 10⁻⁹ meter, then shift was equal to 0.44। तो जो शिफ्ट आया था ये सारी वैल्यूज को यूज करने के बाद शिफ्ट था 0.44 के। द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय माइकलसन मॉर्ले को डिटेक्ट शिफ्ट एज स्मॉल एज 0.01 फ्रिंज। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था माइकलसन मॉर्ले ने वो शिफ्ट डिटेक्ट कर सकता था अगर वो 0.01 फ्रिंज के बराबर भी होता, यानी इतना छोटा शिफ्ट भी होता तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता था। बट इट डिटेक्टेड नो शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न, लेकिन फ्रिंज पैटर्न में कोई भी शिफ्ट डिटेक्ट ना हुआ। द एक्सपेरिमेंट हैज़ बी रिपीटेड मैनी टाइम्स सिंस बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी मरतबा रिपीट किया अंडर अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस, मुख्तलिफ कंडीशंस में, यानी बहुत सारी उन्होंने वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन को यूज़ करते हुए इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। एंड नो फ्रिंज शिफ्ट हैज एवर बीन डिटेक्टेड, और कभी भी कोई फ्रिंज शिफ्ट डिटेक्ट ना हुआ। देयरफॉर इट वाज कंक्लूडेड दैट, ये कंक्लूड किया गया, द मोशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू पास्टुलेट ईथर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कि आज की जो मोशन है जो पास्टुलेट किया गया था वो जो पास्टुलेटेड ईथर था उसके रिस्पेक्ट जो अर्थ की मोशन है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। दिट वाज द कंक्लूजन। तो अब चलते हैं हम कंक्लूजन्स की तरफ। तो ये जो है ना वो कंक्लूजन बनाए गए थे, ईदर द ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, कि या तो ईथर एग्जिस्ट नहीं करती, और इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी एक्सपेरिमेंटल मीन्स, तो उसको किसी भी एक्सपेरिमेंटल मीन से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन वाज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, कि लाइट की जो वेलोसिटी है तमाम डायरेक्शन में वो सेम है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर, और जो सोर्स ऑफ लाइट है या ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दिस वाज द सेकंड postulate, that was the velocity of light in free space is same in all directions and does not depend on velocity of source of light or observer, क्योंकि फ्रिंज शिफ्ट डिटेक्ट नहीं हुआ था। अगर फ्रिंज शिफ्ट डिटेक्ट होता तो उससे जो है ना वो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो सकती थी, क्योंकि हमने वेलोसिटी वेरिएशन को भी डिटेक्ट करना था कि वेलोसिटी वेरिएशन किस तरीके से आता, लेकिन जब फ्रिंज शिफ्ट डिटेक्ट नहीं हुआ था तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। नल रिजल्ट, नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फाउंड, लाइट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज फाउंड नहीं हुआ, कोई चेंज ना मिला, एंड दिस बिकेम नोन एज द नल रिजल्ट, और इसे नल रिजल्ट कहते हैं। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन प्रपोज दैट, आइंस्टाइन ने प्रपोज किया दिस ईथर डिड नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, डिड नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ वाज एम्प्टी स्पेस, और सूरज अर्थ और सन के दरमियान जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, कोई ईथर वहाँ पे मौजूद नहीं है। He argued that the speed of light in a vacuum was always the same regardless of which inertial reference frame is used। उसने ये भी आर्गू किया कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम होती है, जो भी नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा है। दिस इम्प्लाइड दैट एन एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम डिड नॉट एग्जिस्ट, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला या इससे ये जाहिर होता है कि एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दिस वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि उसने दी थी आफ्टर द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट।